तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का आज लास्ट पार्ट करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो और आपका इनऑर्गेनिक से प्यार होना स्टार्ट हो गया हो। जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे वैसे वैसे इनऑर्गेनिक से प्यार होना और स्टार्ट होगा। जैसे कि एक रिलेशनशिप में होता है कि जब स्टार्टिंग में होते हैं तब उतना प्यार नहीं होता है रिलेशनशिप में, लेकिन जब रिलेशनशिप बहुत टाइम तक निकल जाता है, मतलब काफी हम सफर कर लेते हैं उसमें, तब हमारा उस प्यार जो स्टार्टिंग में था उससे बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जब अपनी इनऑर्गेनिक पूरी खत्म होगी तो प्यार मतलब आपका डिफाइन करने वाला होगा, मतलब किसी को बता नहीं पाओगे कि इनऑर्गेनिक से प्यार आपको कितना हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो यार हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, आपने देख लिया होगा आई होप फर्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट करते हैं। यही एक स्लाइड है जिसको हमने डिस्कस करनी है, ठीक है ना, और लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल में बात करनी है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं और कंसेप्ट्स का एक अच्छा फील देना चाहता हूं कि फील आएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। हम देखो यार लास्ट लेक्चर में जो अपना था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का, उसमें हम जेड इफेक्टिव का निकालना सीख चुके थे। आई होप पूरा तक सबने देख लिया हुआ है। जेड इफेक्टिव निकालना सीख चुके थे और हमने वो भी डिस्कस कर लिया था कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज क्यों होता है और अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीज क्यों होता है, उसके रीजन हमने देख लिए थे। ठीक है, जेड इफेक्टिव में एक छोटी सी चीज और समझ लो। देखो वैसे तो आपको पता होगा लेकिन तब भी समझ लो, वैसे 11वीं क्लास के बच्चों को समझाने वाली चीज है। जैसे आपके पास कोई ए है, चलो ए छोड़ो, मैं कोई एग्जाम्पल ही लेता हूं। जैसे आपके पास सोडियम है, एक आपके पास सोडियम है और एक आपके पास है सोडियम पॉजिटिव। तो आप बताओ इनमें से किसका साइज ज्यादा होगा? इनमें से किसका साइज ज्यादा होगा? आप ऑब्वियस सी बात है सोडियम का साइज ज्यादा होगा, सोडियम पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है हमेशा रिस्पेक्टिव एटम से। ठीक है, जिस एटम का कैटायन है वो कैटायन का साइज छोटा होता है रिस्पेक्टिव एटम से। ठीक है ना। तो सोडियम पॉजिटिव का क्या होता है, वैसे आप काम करना, आपको मैं इसमें बताना ये चाहता हूं कि इसका रीजन क्या है। और अब तो आप वैसे गैस भी मार सकते हो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है। आप एक काम करना, सोडियम का और सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव निकालना। ठीक है, जेड इफेक्टिव आई होप आपने निकालना सीख लिया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना एक बार। सोडियम और सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव निकालना है आपको। तो आप देखोगे कि सोडियम पॉजिटिव का जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा आएगा आपका, सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा। तो यही एक मतलब आपसे अगर एडवांस में या नीट में ऑप्शन पूछें कि वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रिस्पेक्टिव एटम, तो आप क्या बोलोगे? द रीजन इज कि सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम के। इस करके कैटायन का साइज छोटा होता है हमेशा रिस्पेक्टिव आयन से। ठीक है ना, रिस्पेक्टिव एटम से, सॉरी। और इसी तरह दूसरी बात करें, जैसे आपके पास क्लोरीन हो और Cl नेगेटिव हो, क्लोरीन है और Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव का आपको पता है इसका साइज ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको वैसे पता होगा, आप 12th या ड्रॉपर में वाले बच्चे ही होंगे। 11th के होते तो मैं ना बात बोलता कि आपको पता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम शायद ना पता हो, लेकिन आई होप आपको बस इतना तो पता होगा कि Cl नेगेटिव का साइन Cl से ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में भी वही सिमिलर बात है, जेड इफेक्टिव क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसके, मतलब एनायन का जेड इफेक्टिव कम होता है हमेशा रिस्पेक्टिव आयंस, हमेशा रिस्पेक्टिव एटम से। ठीक है, तो इसका जेड इफेक्टिव हमेशा कम होता है। तो आप निकाल के देख भी लेना इनका, इसका जेड इफेक्टिव आपका कम आएगा तो उससे आपको पता लगेगा। और जिसका जेड इफेक्टिव कम है मतलब उसका साइज, जिसका जेड इफेक्टिव कम है मतलब श्रिंक कम हो रहा है, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है श्रिंक कम हो रहा है। जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका साइज ज्यादा, तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए जो अपना साइज है किसका ज्यादा होगा? साइज इसका ज्यादा होगा, ठीक है, इसका कम होगा। क्लियर है बात? तो बस समझाने की बात हुई थी कि कैटायन का साइज छोटा होता है रिस्पेक्टिव एटम से और एनायन का साइज क्या होता है? एनायन का साइज ज्यादा होता है। ठीक है, बस उसका रीजन बताना था कि रीजन क्या था। ठीक है ना। अब चलो मूव ऑन करते हैं आगे, आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। अब बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये क्या है अपना? ये न्यूक्लियस है।
ठीक है, न्यूक्लियस का सेंटर है। न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उधर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना गाइस। लेकिन आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट समझा होगा, आई होप यार, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने नहीं देखा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक सर्कल में नहीं होता, ऐसे एक सर्कल में नहीं घूम रहा होता, ठीक है ना। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे एक ऑर्बिट में नहीं घूमता है, ऐसे एक ऑर्बिट में नहीं घूमता है, एक्चुअल में वो केस में घूमता है, ऑर्बिटल में होता है, एक ऑर्बिटल में होता है और ऐसे ऐसे कहीं भी घूमता रहता है, ऐसे ऐसे कहीं भी घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल बाउंड्री होती है वो हमें नहीं पता होती, एक्चुअल बाउंड्री नहीं पता होती। बताने का मतलब इधर ये है कि वैसे आपको सीधा कह दिया जाता है, ठीक है, टीचर आपको सीधा बता देते हैं कि एटॉमिक रेडियस को हम करेक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। पहली बात क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, और दूसरा सबसे मेन रीजन ये है कि जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री जो है डिफाइंड नहीं होती एटम के अंदर, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे कहीं भी मूव करता है, लेकिन वो तो हमने बोहर मॉडल हम यूज करते हैं, जो कि बाद में मतलब बोहर मॉडल हम एक अपना मेन मान के चलते हैं अपने सब्जेक्ट के तौर पे। लेकिन आपको भी पता है कि बोहर ने ऑर्बिट का कंसेप्ट लिया था, लेकिन ऑर्बिट का कंसेप्ट फेल कर दिया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, और हमें एक ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। इधर के लिए बात करूं तो आपको बस इतना याद रखना कि एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली मेजर हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एटॉमिक रेडियस होता क्या है, सेंटर से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये बात मैं लिखी, नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली, ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं, वी मेजर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड अज्यूम हाफ ऑफ इट्स एटॉमिक रेडियस। हम अज्यूम करते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं, हम देखो क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि दो न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये आपके मैंने दो ए एटम लिए, कोई ए मैंने एटम ले लिया जिसका नाम मैंने ए रखा, ए दो मैंने ए एटम ले लिए, तो ए इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जब हम हाफ कर दें तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये लगभग एटॉमिक रेडियाई के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेटली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्लोज अप्रोच तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम मानते हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ एटॉमिक रेडियाई के बारे में। पहले बात करेंगे कोवलेंट रेडियाई के बारे में, ठीक है, डिटेल में चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा एडवांस पर्पज से भी काम हो जाए, तो ठीक है, नीट वाले थोड़ा गुस्सा ना होना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। मेटालिक रेडियाई, वैसे तो यार आपका अब एम्स भी कंबाइन हो गया, तो आपकी अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका नीट में भी क्वेश्चन आ ही सकता है, और इतना भी ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कोवलेंट रेडियस देखेंगे, उसके बाद मेटालिक रेडियाई देखेंगे, वंडर वॉल रेडियाई देखेंगे, और लास्ट में थोड़ा बहुत आयनिक रेडियाई भी देख लेंगे। सबसे पहले बात करें कोवलेंट रेडियाई के, तो कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, देखो जैसे एटम है, ए एटम, ए एटम, इन दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे से जब मोहब्बत कर लेते हैं तब आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओवरलैपिंग हो जाती है, देखो ये ओवरलैपिंग हुई ना, इसका देखो, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल इधर आके ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है कि ए हमें बताता है कि कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। ए अपनी होती है ओवरलैपिंग। तो कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, सिंपल सी बात हो करें तो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो ये आपकी कोवलेंट बॉन्ड लेंथ होगी, इसका जब हम हाफ कर देंगे तो वो हमारा होता है कोवलेंट रेडियाई। आई रिपीट, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे देखो, जो जैसे आपका कोवलेंट बॉन्ड है,
ए आपका कोवलेंट बॉन्ड है, इसका हाफ ए लाइन पे लाई करता है ना, इसका हाफ ए रहा, इसका हाफ ए होगा, है ना, इसका हाफ ए होगा। लेकिन आपका एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में आपका एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, लेकिन हमने मेजर क्या किया है, इधर तक का, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम मेजर नहीं कर पाते, ये बस हम कुछ तो हमें अप्रोचेबल क्वांटिटी हम करते हैं जिससे हम सिंपली कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है ना। तो कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2। अच्छा, इससे एक लाइन आप और एडअप कर सकते हो कि जो कोवलेंट रेडियाई होता है वो लेस होता है एक्चुअल रेडियाई से। देखो कोवलेंट रेडियाई क्या है, इतना, है ना। कोवलेंट रेडियाई आपका इस डॉट, आपको डॉट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे दिख रहे हैं कि नहीं आपको, जैसे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपने आपके अकॉर्डिंग आपने कोवलेंट रेडियाई क्या लिया, इधर से इधर, आपके कोवलेंट रेडियाई इधर से इधर था, लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक रेडियाई कहां से कहां तक है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक था, ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे, है ना, इधर तक था। तो इससे के लिए देखो कोवलेंट रेडियाई आपका कम है एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से। तो एक लाइन आप और कह सकते हो कि कोवलेंट रेडियाई इज लेसर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण बनता है, इस करके एक दूसरे में घुस जाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। वैसे तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ फील देना जरूरी है, बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट रेडियाई वो होगा बॉन्ड लेंथ डी, मैं डी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, सॉरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बोलना, ठीक है, डी ए डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो ए अपना हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इस पे जो मेन बात करनी है हमें, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो कोवलेंट रेडियाई फाइंड करने की कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, पहली बात तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या, कि सेम एटम से ही मिलके डायटोमिक बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ए है एक बी है, मतलब सिंपल सी बात, आपके पास H2 हो, जैसे H2 हो, मतलब H और H हाइड्रोजन हो, तब आप इसमें कोवलेंट रेडियाई फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम ए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास HCl हो तब ये फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे। तो पहली कंडीशन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम एटम से मिला, सेम एटम से बना हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो एटम से, मतलब सेम से पहली होमो मतलब सेम, तो इसलिए H देखो, H हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। होमो मतलब सेम, तो दोनों हमने सेम एटम यूज किए। डायटोमिक दो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो पहली बात, और सिंगल बॉन्ड ही हो उसके बीच में, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। इसकी कंडीशन को अब समझाता हूं, ऐसे अब ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए मैंने लिया, 3 स्पीसीज मैंने ली, एक ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको दिया हुआ है कि इस मतलब इस स्पीसीज में जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो x है, इसके बीच में इस स्पीसीज में y है, इस केस में z है। तो आपसे पूछा कि कोवलेंट रेडियस बताओ, किससे कोवलेंट रेडियस बताओ ए और ए के बीच में, कोवलेंट रेडियाई बताना है आपको ए और ए के बीच में। और आपको उधर ऑप्शन दिए होंगे x/2, y/2, z/2 या नन ऑफ अबव। तो चारों में से क्या टिक लगाओगे उसको समझो। आपको पहली बात पता है कोवलेंट रेडियाई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो ठीक है, तीनों ही होमोडायटोमिक है, तीनों में ही होमोडायटोमिक है, सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। मेन बात आती है दूसरे पे, सिंगल बॉन्ड हो। तो देखो किसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बस इसमें है, तो आप कोवलेंट रेडियाई का फॉर्मूला बस इस केस में लगा सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, x/2, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम से आप कोवलेंट रेडियाई नहीं फाइंड कर सकते, कोवलेंट रेडियाई नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा चलो इसी के साथ एक चीज और पूछ भी लूं, इन तीनों में से बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बताओ x ज्यादा है कि y ज्यादा है कि z ज्यादा है, ये तो बताओ यार, बताना चाहिए। देखो ए डबल बॉन्ड, वैसे तो इसका हाइब्रिडेशन से भी हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने हाइब्रिडेशन किया नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड है। अच्छा पहले ये बताओ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को तो बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं क्लियर होती। व्हाट इज बॉन्ड,
बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या है? बस ऐसा होता है, हमने एक ए लिया, एक दूसरा ए लिया, दोनों के बीच में एक डंडा लगा दिया, ठीक है, वो बॉन्ड हो गया अपना। क्या इसको बॉन्ड कहते हो आप? क्या ये डंडा बॉन्ड है? ठीक है, बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड की डेफिनेशन भी नहीं क्लियर होगी तो कैसे चलेगा? बॉन्ड का फील लो एक। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बीच में कोई डंडा लगा होता है और दो चीजों को कनेक्ट करके रखा होता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड फोर्स होती है। तो इसमें देखो आप, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं याद करने का, जैसे 9th 10th में करते हैं। इसमें देखो एक ही फोर्स है, एक ही डंडा लगा हुआ है, एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें ज्यादा है और ज्यादा हुई, इसमें और ज्यादा हुई, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है, इसके कंपैरेटिवली इसमें सबसे कम है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन देखो इधर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब डबल बॉन्ड कर दिया थोड़ी और इंक्रीज हुई, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और इंक्रीज हुई। तो जैसे जैसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे चीज क्लोज आएगी, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि जेड जो अपना जो है एक्स वाई जेड, तो x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि x में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो दूर दूर होंगे, डबल बॉन्ड करेंगे और क्लोज आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे और क्लोज आएंगे, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे आप ऑर्डर लिख भी सकते हो। वैसे तो इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे आगे भी, ठीक है ना, लेकिन मन कहा तो बता दिया। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लो, चलो इसी के बेस पे आपको बताना है कि बताओ ये 3 स्पीसीज आपको दी हुई हैं, ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 चीजें आपको गिवन दी हुई हैं, आपको बताना है कि व्हाट इज अ कोवलेंट रेडियाई। आपको बताना है कोवलेंट रेडियाई क्या है नाइट्रोजन का, कोवलेंट रेडियाई बताना है नाइट्रोजन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करके बताओ। क्या इसका आंसर होगा x/2, क्या होगा y/2, क्या होगा z/2, क्या होगा? सोचो और आंसर बताना क्या आपका सही आया था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर टाइम हो आपके पास 10-15 सेकंड का, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन देखो N2 क्या होता है? N2 का स्ट्रक्चर ए होता है, N2 होता है, और उसके बाद हमने क्या लिया N2H2 ए होता है आपका N2H2, आंसर आपको पता लग गया होगा। और एक हमने लिया N2H4 तो ए आपके 3 स्ट्रक्चर हैं। तो अब तो आप आंसर बता सकते हो। व्हाट इज कोवलेंट रेडियाई? कोवलेंट रेडियाई क्या होगा? Z/2, क्योंकि ए स्पीसीज जो है इसमें NN के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हम कोवलेंट रेडियाई का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब सिंगल बॉन्डेड सिस्टम हो। तो Z/2, ठीक है, Z/2 होगा, ना कि x/2 या y/2। क्लियर है बात? तो ये चीजें तभी क्लियर होती है जब आप क्वालिटी लेक्चर सुनो, ठीक है, नहीं तो ये ना आपको जल्दी बुक में मिलेगी ना आपको कहीं और मिलेगी। बस आपको अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर में ही मिलेगी और कहीं जल्दी मिलने के चांस नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आपको सिंपल सा बता के निकल जाते हैं ज़्यादातर कि कोवलेंट रेडियाई क्या होता है। तो आई होप क्लियर हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखो ये चीज वैसे ना मुझे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बाद भी करा सकते थे, और कराते भी जनरली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बाद ही है, लेकिन मैंने इधर इसीलिए लिखा क्योंकि एक साथ हो जाए। तो देखो हमने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो देख लिया कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कोवलेंट रेडियाई हम कैसे लिखते हैं? Da/2। लेकिन जब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाए, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब जैसे एग्जांपल हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या है? HCl, है ना, HCl, क्योंकि दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो हाँ डिफरेंट है। डायटोमिक तो हाँ 2 मॉलिक्यूल ही, 2 एटम ही है। मॉलिक्यूल है तो हाँ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसका अगर हमें लिखना हो, इसके लिए हमें एटॉमिक रेडियाई फाइंड करना हो तो क्या होगा? इसको बोलते हैं स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन। वैसे आपके कोई नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन इसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका डीएबी मतलब क्या? डीएबी मतलब बॉन्ड लेंथ मतलब ये आपका कोई ए एटम है, कोई आपका बी एटम है ना,
ए एटम और बी एटम, ए आपका डीएबी है, ए आपका डीएबी है, ठीक है। तो डीएबी आपका क्या होगा, डीएबी होगा आपका आर ए प्लस आर बी माइनस आर ए, समझ लो रेडियस है इधर, ए बॉन्ड लेंथ है, ए रेडियस है, तो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ई एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कराऊंगा अभी, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि आप 12th या ड्रॉपर बच्चे हो गए, तो आपको कम से कम टर्म पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने एक सिलेबस में टर्म है, ठीक है। तो बस अभी इतना मान सकते हो कि एक टर्म है, ठीक है ना। तो डीएबी क्या होगा, ठीक है, जब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल केस में हमें फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, आपके प्रीवियस ईयर में अगर आप एडवांस या एम्स लेवल के क्वेश्चन देखोगे उधर कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। क्लियर है बात। तो अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक रेडियाई के बारे में। देखो मेटालिक रेडियाई क्या होता है, आपको मैं जब सॉलिड स्टेट में, अच्छा करा चुका हूं, सॉलिड स्टेट मैंने आपको करा दिया हुआ है। तो सॉलिड स्टेट में हमने देखा था कि जो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो अपने ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, एक ऐसे ऐसे एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखी है, इसमें एक ऐसे डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। तो सिंपल सी बात क्या है, मेटालिक रेडियाई क्या होगा, डी ए बाय मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। सिंपल सी बात वो है, ठीक है ना, सिंपल सी बात वो है, ठीक है ना। ए आपका होगा मेटालिक रेडियाई। अच्छा इधर से एक बात आपने ऑब्जर्व की कि कोवलेंट रेडियाई जो होता है, कोवलेंट रेडियाई जो होता है वो लेस होता है मेटालिक रेडियाई से। देखो मेटालिक रेडियाई क्या है, मेटालिक रेडियाई ज्यादा, देखो मेटालिक रेडियाई आपका ए है, ए आपका मेटालिक रेडियाई है, लेकिन कोवलेंट रेडियाई देखो इधर आ रहा है कहीं बीच में, दिख रहा है ना आपको, कोवलेंट रेडियाई लेस होता है मेटालिक रेडियाई से। क्यों, क्योंकि कोवलेंट रेडियाई में कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें ओवरलैपिंग होती है और इसमें ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसलिए एक आपको, वैसे मैं अभी नीचे एक फैक्टर कराऊंगा अभी, लेकिन वैसे इधर ही बता दूं कि मेटालिक रेडियाई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियाई। अब नेक्स्ट है वंडर वॉल रेडियाई। वंडर वॉल रेडियाई क्या है, जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स में होता है। नॉन बॉन्डेड एटम्स मतलब जैसे वंडर वॉल रेडियाई किसके बीच में होता है, जो जैसे हीलियम, हीलियम आपको पता है नोबल गैस जो होते हैं, नोबल गैस एक्चुअल में बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि वो पहले ही तृप्त होते हैं, वैलेंसी उनकी फिल होती है, पूरे सेटिस्फाइड होते हैं। तो तब भी उनमें कुछ हल्की फुल्की वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनमें कुछ हल्की फुल्की वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उसको बोलते हैं, तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दो हीलियम है, इनके बीच में उस टाइम जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो वंडर वॉल रेडियाई क्या होता है, ए अपना ए है, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका देखो, मैंने देखो दूर दूर लिया, ए एटम ए रहा, एक एटम ए रहा, इनके बीच में वैसे कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, बस एक इंटरमोलिकुलर मतलब एक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसका जो हाफ होगा वही फिर से अपना वंडर वॉल रेडियाई होगा, DA/2। फॉर्मूला देखो तीनों में ही सेम है, लेकिन बताना क्या चाहता हूं मैं आपको ये चाहता हूं कि वंडर वॉल रेडियाई ज्यादा होता है मेटालिक, वंडर वॉल रेडियाई ज्यादा होता है सबसे, उसके बाद मेटालिक रेडियाई, उसके बाद सबसे लास्ट में कोवलेंट रेडियाई। आप देख भी पा रहे होगे कोवलेंट रेडियाई इतना होता है, कोवलेंट रेडियाई आपका ए है, मेटालिक रेडियाई आपका ए है, और जो आपका क्या नाम है वंडर वॉल रेडियाई आपका ए है। तो सबसे ज्यादा वंडर वॉल रेडियाई होता है, फिर मेटालिक रेडियाई होता है, फिर कोवलेंट रेडियाई होता है। इस फैक्टर को आप, इस चीज को आप याद रखना, है ना। याद वैसे कुछ रखने वाला तो है नहीं, आपको वैसे विजुलाइज हो गया होगा, ठीक है ना, लेकिन तब भी इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ आता है आयनिक रेडियाई, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं। आयनिक रेडियाई क्या होता है, R+R-। देखो बॉन्ड लेंथ, जैसे आपका आयनिक रेडियाई क्या होगा, जैसे आपका एक कटायन है ना, ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है, ये आपका कटायन है, ये आपका अनायन है। तो रेडियस ऑफ कटायन, ठीक है, प्लस रेडियस ऑफ अनायन आपका बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। तो वही हम लिखा है कि DAB अपना बराबर होगा रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। सिंपल सी बात है, ठीक है, आयनिक रेडियम में और कुछ नहीं है। क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट बात करें, देखो इसका फैक्टर भी देख लो।
एटॉमिक रेडियाई जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे इनको याद रखने की कोई देख आप खुद देखना कि आपको कुछ याद रखने की जरूरत थी कि बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए था, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के, सिंपल सी बात है, जितने शेल्स ज्यादा होंगे, जितने जितने देखो कहाँ, एक तो जगह भी अपने पास पूरा भर के ले आता हूं मैं, तो देखो अपने पास पहले मान लो ये न्यूक्लियस था, अपने पास 2 शेल थे, ठीक है। अब अगर 3 शेल हो जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, 4 शेल कर देंगे तो और साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, एटॉमिक रेडियाई नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे एटॉमिक रेडियाई उतना ज्यादा होगा। पहली बात तो ये एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, या सिंपल सी बात करें एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव का क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई होप गैस कर पा रहे हो, क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, मतलब जितनी इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इधर बैठे इलेक्ट्रॉन से, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतने चीज अपना ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, उतना अपना ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेशन होगी और उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, और जेड इफेक्टिव जब जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है सिग्मा उतना कम होता है, तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सिग्मा क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये दोनों हमेशा इनवर्स में ही होते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सिग्मा अपने आप ही डायरेक्टली में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आपसे जेड इफेक्टिव का ही पूछते हैं। और एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो वो चीज वैसे मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन भी कर चुका था कि आपको पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड बनाए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका क्या है 2 है, इसका 1 है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना साइज छोटा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई उतना कम होगा, तो इसलिए एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो बताओ कोई भी फैक्टर आपको याद करने की जरूरत थी, रट्टा मारने की जरूरत थी, सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है यार, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मेरे से लेक्चर देखते रहो। जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक में मास्टर कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका था, तब भी देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि सोडियम देख सकते हो आप, सोडियम पॉजिटिव, नीलियम, ठीक है, नियोन, तो नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही Mg2 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F नेगेटिव में भी और O2 नेगेटिव में भी, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मेन बात आती है इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत अच्छा, बहुत बार नीट में तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में साइज पूछते हैं आपको, तो याद रखना साइज जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव कम होगा, तो साइज ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। हमने जैसे बात की थी कि कटायन का साइज छोटा ही होता है हमेशा रिस्पेक्टिव एटम से, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो मुझे। इसमें आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या है बताओ। तो बताओ क्या आपने सोचो और बताओ क्या लगाया, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं, एक बार सोच लो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हैगा एज सिंपल एज गिवन। ए आपका ऑर्डर है, बताओ कितने ने सही किया, ठीक है। अगर आपने सही किया तो बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है, बहुत बहुत मुबारकें आपको। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना, और क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा था, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा था, उसका फ्लोरीन पे नेगेटिव, ठीक है,
सबसे ज्यादा टू नेगेटिव, देखो मैंने आपको बताया था साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को लिख दो कि उनका तो साइज ज्यादा ही होगा पॉजिटिव और न्यूट्रल डाले से। तो नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज टू इस पे है, तो टू नेगेटिव सबसे पहले आया, फिर एफ नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल डाला। उसके बाद आपको पता है कि कटायन का साइज, कटायन जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है उनका साइज कम होता है एज कंपेयर टू इनके। तो उसका सोडियम, और सोडियम जिस पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा और इंक्रीज होता जाएगा उतना साइज और डिक्रीज होता जाएगा। तो फाइनली ये ऑर्डर आपका आएगा। ठीक है, बस ये अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इससे आप लिख सकते थे। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है। ये जो छोटा सा पोर्शन है इसके बाद कवर करने वाला है। तो आई होप इधर तक सब कुछ क्लियर है, हमने इधर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब 2-3 फैक्टर और रह गए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट रुको, बस मैं एक बार चेक कर लूं कैमरा चल रहा है, क्योंकि बैटरी लो है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तब तक ठीक है सब कुछ। तो चलो आगे चलते हैं यार गाइज। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आई होप आपको समझ आ गया हो। हमने जेड इफेक्टिव देख लिया, एटॉमिक रेडियाई को बहुत ज्यादा डिटेल में देख लिया। इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, जब एडवांस की भी बात करें तो इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं करा सकते। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले समझो होता क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसी चीज को भूल जाते हैं, बाकी सब याद रखते हैं। इसी चीज को हम भूल जाते हैं और बाकी सबको हम याद रखते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। समझो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो जैसे आपका एक गैस समझते हैं, पहले इसको देखो। ये आपका ए है, ठीक है ना, कोई एक एटम मैंने लिया ए, वो गैसियस स्टेट में है। वो क्या है? गैसियस स्टेट में है। ठीक है, आइसोलेटेड है, मतलब उसके आसपास और कुछ नहीं है। ठीक है, सराउंडिंग से आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड है। अब ए है अपना गैसियस स्टेट में। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देखो इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से आपको, जैसे ये आपका ए है ना, ए है, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अपने पास मेटल होता है, मेटल में जब सनलाइट आती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं। अगर वो उसका अच्छा खासा मतलब एनर्जी के अपने फोटोन्स हुए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। तो उसी तरह जब हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं तो एक्साइट होकर वो बाहर आता है, एक्साइट होकर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए इसको, मतलब एटम को आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी हमें एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा एक वर्ड देखो मैंने और यूज किया, लूजली हेल्ड। लूजली हेल्ड का मतलब क्या, कि सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखो कहाँ इसको देखो, हाँ जैसे ये बना ही हुआ है, अच्छी बात है। देखो जैसे ये है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ए न्यूक्लियस है अपना। ए न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली होता है न्यूक्लियस पे, तो ए जो पॉजिटिव चार्ज है इससे क्लोज है ना, इसके बीच में डिस्टेंस, मतलब ए जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो इसमें अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्टेंस आपको पता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा कूलम्स लॉ लगेगा। ठीक है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर द स्केयर, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर द स्केयर। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता, न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। इस बात का याद रखना, वैसे कोई काम की नहीं है लेकिन तब भी बता दो। तो हम न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगी। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो यही एक रीजन है, इसलिए हम
लूजली हेल्ड वैलेंस शेल को हम ये भी कह सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम ये भी कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही तो लूजली हेल्ड होगा ना, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, तो उसी को हम लूजली हेल्ड ही बोल सकते हैं। तो इधर आप लूजली हेल्ड वैलेंस शेल की जगह, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की जगह आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख लेना, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की आप डेफिनेशन देखो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, कहां, कौन सा इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली हेल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, किसमें से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, सॉलिड से नहीं ऐसे निकालना है आपको कि इधर हमने सॉलिड ले लिया और निकाल दिया, आइसोलेटेड, पहले उसको हमको सॉलिड है तो सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करना होगा बाय सब्लिमेशन, जिससे मर्जी करो, उसके बाद गैसियस स्पीसीज से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम एनर्जी देते हैं और ये बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी जरूरत पड़ी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप क्लियर हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कुछ एक कंसेप्ट और देखो, जैसे अपने पास ए है, ए में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए पॉजिटिव बन गया, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आईपी, मतलब आईपी मैंने क्या लिखा, मैंने आपको बताया था ना, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, तो मैंने इधर आईपी लिखा हुआ है, ठीक है, आईई भी लिख सकते थे आप, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि दोनों का ही लिंकेज बना दो कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी याद रहे और ये भी पता हो कि उसको आईपी भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के सब कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, कोई भी टर्म छूटे ना। तो ए से पहले ए प्लस बना, तो उसको हम IP1 लिखा हमने कि फर्स्ट उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। उसका ए पॉजिटिव से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको मैंने IP2 से लिखा, और उस A2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये याद रखना, जो IP3 है, मतलब ये भी कह सकते हो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि मतलब जो आगे वाली आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं और पीछे वाले से हमेशा ज्यादा होती हैं। जो आगे वाली आयोनाइजेशन एनर्जी होती हैं वो हमेशा पीछे वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? ज्यादा होने का रीजन समझो क्या है। इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मैंने आपको वैसे तो क्लियर किया हुआ, ज़्यादा डिटेल में रहने देते हैं जाने को, क्योंकि डिटेल वो बता भी चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सोडियम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जब सोडियम पॉजिटिव बन जाता है तो सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो कटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो देखो पहले ए था अपना, ए में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, ए में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव कम था, इसका जेड इफेक्टिव कम था। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, जेड इफेक्टिव मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस जब ए था अपने पास तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, तो इलेक्ट्रॉन को हम इजिली निकाल पा रहे थे। लेकिन जब ए पॉजिटिव बन गया, ए पॉजिटिव बन गया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ए वाला इलेक्ट्रॉन अब निकालना है, तो पॉजिटिव अब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गई है, पहले जितनी थी उससे और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, इस करके IP2 और ज्यादा होता है। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब A2 प्लस से हमने निकाला, ठीक है। पहले हमने ए से A प्लस बनाया, उसे A प्लस से A2 पॉजिटिव बनाया। अब A2 पॉजिटिव से, अब A2 पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव इससे भी ज्यादा होता है, A पॉजिटिव से ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है A2 पॉजिटिव का, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ हो जाएगा, तो इसकी IP3 है सबसे ज्यादा होगी। तो यही हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर होती है, हमेशा याद रखना ऑलवेज होती है। कोई भी एग्जांपल हो, हर एक में फैक्टर लगता है आपका। तो IP3, IP2, IP1, तो ये हमको याद रखनी है, ठीक है। कोई ज्यादा तगड़ा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बताना जरूरी था, ठीक है ना।
तो अब देखो इसका फैक्टर देख लेते हैं कि इस पर डिपेंड करता है, सब आप लिख सकते हो। ऐसे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप बैठ के रटते रहो, इसको रटना नहीं है कुछ, बस देख लो समझ लो, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन में जब करोगे दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। इसको याद मेरे से नहीं याद होता तो आपसे कहाँ होगा यार, ठीक है ना। इतना क्या याद करोगे इसमें, बस समझो कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए। देखो पहली बात समझो, आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा जेड इफेक्टिव, मतलब समझ रहे हो ना, जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा टफ होगा, तो हमें और उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, आईपी जितना ज्यादा, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव की, मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, तो उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव सिग्मा का तो लिख ही सकते हो, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के, तो आईपी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। अब तीसरा ये बात करें तो आईपी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज की। सिंपल सी बात है, क्योंकि साइज जितना कम होगा, साइज जितना कम होगा, देखो साइज जितना कम मतलब देखो जैसे ये है, ए आपका मान लो ए है, ठीक है। साइज जितना कम होगा, ए आपका साइज है, ठीक है, ये आपका एटम है। तो साइज जितना कम होगा उतना डिस्टेंस, उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्लोज होगा, उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्लोज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। और अब बात करें इधर की, तो इधर की, तो इधर देखो, अगर अब साइज हमने इंक्रीज कर दिया तो अब डिस्टेंस न्यूक्लियस का ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली देखें तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो क्यों कम होगी, क्योंकि साइज ज्यादा हो गया। तो साइज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, उतना ज्यादा लूजली वो हेल्ड होगा न्यूक्लियस से। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के निकालने आसान होगा। तो इसलिए आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। और आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर की। अरे बात तो सिंपल ही है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या, अभी के सिंपली तौर पे आप इतना ले सकते हो कि जैसे आपका सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव है और सोडियम 2 पॉजिटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 +1, इसका क्या है +2, ठीक है। तो आपको पता है कि सोडियम प्लस का, देखो सोडियम प्लस का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सोडियम 2 पॉजिटिव का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा सोडियम पॉजिटिव से। ये चीज मैं आपको वैसे भी क्लियर कर चुका था कि 2 वाले का ज्यादा होगा, 2 वाले के केस में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 वाले के केस में, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो उसके बाद आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टफ होगा, उतना ही टफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना जितना टफ होगा, मतलब कि उसमें उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये आपकी होती है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, p ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। p ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, हाफ फील्ड सबशेल होता है। हाफ फील्ड सबशेल आपको पता है कि हाफ फील्ड सबशेल और फुल्ली फील्ड सबशेल की एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इस करके आप इसी करके एक रीजन होता है कि नाइट्रोजन का जो होता है, अभी समझाता हूं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझाया कि इसकी ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो एक फैक्टर है जिस कारण नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मल से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि
नाइट्रोजन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है बाकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इस करके नाइट्रोजन को एक एक्स्ट्रा फैक्टर देता है अपनी आयनाइजेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करने का। देखो इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसका देखो ए आपको फिर इसके अकॉर्डिंग आप ए ऑर्डर लिख सकते हो। देखो ऑर्डर क्या है, देखो आपको पता है कि अलोंग ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, अलोंग ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ये आपको पता है। तो जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। तो जैसे हम इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, कि मतलब जैसे जैसे हम इधर और जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ हो जाएगा। और हम देखते भी हैं क्योंकि इधर जैसे जैसे जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, साइज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा न्यूक्लियस से क्लोजनेस उतनी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी इंक्रीज होगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो ये दो चीजें आई, एक इधर हल्का सा चेंज आया, एक इधर हल्का सा चेंज आया। देखो होना क्या चाहिए था, देखो पहले लिथियम आता है, लिथियम बेरिलियम फिर बोरोन आता है। लेकिन देखो बोरोन जो अपना बेरिलियम है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा आया बोरोन से, लेकिन आना इधर वैसे तो नॉर्मल क्या होना चाहिए था, बेरिलियम इधर होना चाहिए था, बोरोन इधर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्या है, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 1s। फिर बता रहा हूं कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, इनको समझो बात को। अब इसको आप एक्सेप्शन कहोगे तो यार कैसा चलेगा, जब मैं आपको रीजन बता रहा हूं उनके, तब आप कैसे कह सकते हो कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हो ये एक्सेप्शन है, कि इसको आपको याद करना है। तो देखो 1s2 2s2 ये आपका बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। और उसकी कितनी क्या होती है बोरोन की, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। अब देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो देखो इसमें से जब बेरिलियम का केस है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालना है वो s ऑर्बिटल से निकालना है, और इसमें से जो बोरॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो p ऑर्बिटल से निकालना है। तो आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल से, s सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। याद करो और जाके नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो। s क्यों ज्यादा होता है, क्यों टफ होता है s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और ज्यादा अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के और ज्यादा क्लोज होते हैं, इस करके s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है p ऑर्बिटल से, इस करके इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है एज कंपेयर टू इधर, ठीक है। इसलिए इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, मतलब इसको हमें और ज्यादा इधर हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी एज कंपेयर टू इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए बेरिलियम का ज्यादा आया, ठीक है। उसके बाद आगे चलता गया, कार्बन आया, उसके बाद आई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे ऐसे ज्यादा था तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा हुआ ऑक्सीजन से, उसका रीजन वैसे आपको बता चुका हूं, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ था। तो ये आपका फाइनली ऑर्डर आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना कि ये दो चेंजेस बीच में क्या आते हैं। एक्सेप्शन नहीं कहूंगा, इनको कंसेप्ट्स कहूंगा, क्योंकि एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं इनके रीजंस हैं। अगर रीजन है तो कंसेप्ट है, अगर रीजन नहीं है तब उसको आप एक्सेप्शन कह सकते हो, तब उसको आप फैक्ट कह सकते हो, साइंस की लैंग्वेज में तब उसको आप फैक्ट कह सकते हो, ठीक है ना। कुछ चीजों के फैक्ट होते हैं, जैसे अपने अंदर दिल है, अब दिल कहां से आया, कौन दे के गया, ये फैक्ट है कि अब हर एक इंसान के अंदर दिल होता है, ठीक है, फैक्ट है। इसका कोई रीजन नहीं बता सकते कैसे आ गया मेरे अंदर दिल, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, तो कुछ चीजों के फैक्ट हैं लेकिन ये फैक्ट नहीं है, इसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है। इन चीजों को बच्चे एक्सेप्शन मानते हैं, तो हम मानते हैं आपको क्योंकि बताया जाता है, क्योंकि टीचर ही बताते हैं कि एक्सेप्शन है। भाई काहे की एक्सेप्शन है, साफ दिख रहा है कि रीजन है इसका, तो ठीक है। एक्सेप्शन तो वो चीज है ना जिसका कोई रीजन ही ना हो, समझ रहे हो बात को। और साइंस में ऐसी चीज कोई मैंने आज तक देखी नहीं जिसका रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो इधर तक। अच्छा ये ऑर्डर भी देख लो। अब नेक्स्ट बात करें आईपी।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। सिंपल सी बात है। देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। जैसे फ्लोरीन क्या है अपना, फ्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है। फ्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। और सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, अपना मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसीलिए हम कहते हैं फ्लोरीन F नेगेटिव बनाता है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, अलोंग ए ग्रुप अलोंग ए पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो आईपी भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना। और देखो, और सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो आप दूसरे रीजन से अकॉर्डिंग कि मेटालिक कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के, कि जितना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। कि मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा का मतलब क्या, कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हो गया ना कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है मतलब उसका आईपी भी कम होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल पा रहा है ना। तो इसलिए आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, और आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी कह सकते हो। सेम बात वही है। ठीक है, सेम बात वही है कि मेटल की रिएक्टिविटी हम कैसे बताते हैं, कोई मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो आईपी जिसका ज्यादा होगा, आईपी जिसका ज्यादा, जिस मेटल का आईपी ज्यादा होगा, जिस मेटल का आईपी ज्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है ना। तो आईपी जिसका ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आईपी और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग नेचर के। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे, वो सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो आईपी जितना ज्यादा होगा, आईपी जितना ज्यादा होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा का मतलब क्या, दूसरों को रिड्यूस करे, रिड्यूस का मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे। तो आईपी जितना ज्यादा होगा, आईपी जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना कम वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। आईपी जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, आईपी जितना ज्यादा होगा उतना कम वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो इसलिए रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। क्लियर है बात। ठीक है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म्स क्लियर है तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लो। ठीक है ना, वैसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं तब भी देख लो। देखो, चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 60 EV हो, 16 EV एनर्जी की एक यूनिट है। ठीक है, चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या, कि जैसे इन दोनों के बीच में चेंज, IP2 और IP1 के बीच में चेंज। तो जब चेंज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल 60 EV से ज्यादा होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अभी बताता हूं कैसे। और IP अगर 11 EV से ज्यादा होगा, IP अगर IP अगर लेस देन और इक्वल टू 11 EV होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। देखो सिंपल सी बात यह है, जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम से सोडियम प्लस बना, सोडियम प्लस से सोडियम 2 प्लस बना, तो ये आपका IP1 है, ये आपका IP2 है। तो इस केस में जो आपका चेंज इन IP आया वो आया था आपका 42। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको वैल्यू बता दी है कि इस केस में जो चेंज इन IP आया वो आपका आया 42, मतलब ग्रेटर देन 16 EV आया। तो उससे क्लियर हुआ कि जब चेंज इन IP आपका ग्रेटर देन 60 EV आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब सिंपल सी बात कहना यह चाहता हूं कि सोडियम पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सोडियम 2 पॉजिटिव के। सिंपल सी बात इतनी है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा केस जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाला Mg पॉजिटिव बना, Mg पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाला Mg2 पॉजिटिव बना। वैसे आप देख के भी बता पा रहे हो कि Mg2 पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा Mg पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि इस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। लेकिन अभी बात हम IP के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो चेंज इन IP जो होगा 7.4 आया। तो हमने देखा है कि चेंज इन IP अगर
लेस देन 11 eV आता है तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इधर लेस देन 11 eV आया तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। सिंपल सा रीजन ए है। ठीक है, क्लियर है बात। तो आई होप गाइस इधर तक क्लियर है। ठीक है ना, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्योंकि अब ये दो फैक्टर आगे समझाने हैं मुझे, तो अब बैटरी लो है, मुझे चार्ज करके लेके आना पड़ेगा, फिर आगे कंटिन्यू करते, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, कैमरा बंद हो चुका होगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका तब तक आप करो, मैं आ रहा हूं, जस्ट आपके लिए तो 30 सेकंड का काम होगा, बस आ रहा हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक रिवाइज करो। तो हाँ भाई लोग, तो यार बैटरी पूरी चार्ज अप हो गई है और मैं भी पूरा चार्ज अप हूं। आई होप आप भी पूरा चार्ज अप होंगे अभी तक। तो चलो यार लास्ट दो फैक्टर और करते हैं और अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो गाइस क्या होता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है लव, प्यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार। ठीक है, मेरे स्टाइल में जब बात करें तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, मेरी फीलिंग हो गई जितनी होनी थी। तो अब बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो जैसे ए है अपने, जैसे हमने भी इधर भी ए लिया था, तो ए में अब क्या कर रहे हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे थे, अब ए में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो ए में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ए नेगेटिव हो जाएगा, अनायन बन जाएगा। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। देखो क्या हो रहा है, हम जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव, देखो जैसे अपने पास एटम है, ए एटम है अपने, है ना, ए एटम है, तो इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे हमें एनर्जी देनी होती थी, तो इलेक्ट्रॉन निकलता था। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। लेकिन अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी है, तो क्या होता है, वो जर्नली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब एनर्जी का निकलना। ठीक है, तो जर्नली एनर्जी रिलीज होती है। रिमेंबर माय वर्ड, जर्नली बोल रहा हूं। ठीक है, हमेशा नहीं, इसमें ऑलवेज, ए ऑलवेज है। ठीक है, इधर नहीं होगा, अभी बताता हूं कैसे। देखो अच्छा, पहली बात, एनर्जी रिलीज क्यों होती है? एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि जब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये न्यूक्लियस इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जब न्यूक्लियस, देखो इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब, देखो अच्छा, इसको एक चीज और भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कह सकते हैं। दोनों बात सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आपके लेवल पे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना मैं कहूंगा कि एक चीज जरूर याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन, कहां लिखें, चलो देखो इधर, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक ही डेफिनेशन में दिया जाता है ज्यादातर बुक्स में, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इतना जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन उल्टा होता है, एक का नेगेटिव होता है, एक का पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंथैल्पी होती है और ये एनर्जी होती है। इंथैल्पी चेंज होता है, इंथैल्पी वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, इस करके साइन में थोड़ा फर्क आता है, तो अपने आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हमको समझने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव साइन मतलब इन दोनों का साइन नेगेटिव वो क्यों है, कि दोनों का साइन अलग क्यों है, बस आप इतना रखो, याद रखो कि दोनों का साइन अलग होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आपने एक माइंड सेटअप से ही सोल्व करना है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो क्या है, जब हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन की जब एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करोगे तो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींचेगा, तभी तो ये ऐड अप होगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, न्यूक्लियस इसको अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, तो होली होली ये अपने ऑर्बिट में आने लगेगा। ठीक है, होली होली अपने ऑर्बिट में आने लगेगा। तो जैसे जैसे क्लोज आएगा, जैसे जैसे क्लोज इलेक्ट्रॉन आएगा इसके, वैसे वैसे न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी जैसे जैसे
इसके करीब आएगा। तो जैसे जैसे क्लोज आएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा। तो एनर्जी जैसे देखो समझ आ रहा है ना, जैसे जैसे क्लोज आएंगे वैसे 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 एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी जो डिक्रीज होगी और रिलीज होगी एज ए फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जैसे क्लोज आएंगे तो जो इसकी एनर्जी है वो रिलीज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जर्नली। ठीक है, जर्नली। अच्छा, जर्नली मैं क्यों बोल रहा हूं उसका मतलब ये समझ लो, नहीं तो आपके माइंड में अभी वही चल रहा होगा, जर्नली जर्नली भैया बोल रहे हैं तो कोई तो मतलब होगा। तो देखो जैसे ए नेगेटिव है, अब आपके पास ए नेगेटिव है, जैसे अब हम सक्सेसिव की बात करेंगे, जैसे इसमें देखो इसमें क्या था, ए से ए प्लस बनाया, ए प्लस से ए टू प्लस बनाया, तो लेकिन तब भी हर एक में हमें एनर्जी देनी ही पड़ रही थी, हमें हर एक में एनर्जी देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, ए नेगेटिव है, पहले ए से आपने ए नेगेटिव बनाया तो आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। लेकिन अब ए नेगेटिव में मान लो आपको इलेक्ट्रॉन डालना है, ए नेगेटिव में आपको इलेक्ट्रॉन डालना है, तब आपकी क्या होगी, आपको एनर्जी देनी होगी ना कि रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ए पे पहले ही नेगेटिव चार्ज आ गया है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के अंदर ही डालना टफ काम है। तो उसमें हमें अपने तरफ से वर्क करना पड़ेगा, इसको इसमें इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड अप करने के लिए हमें अपने तरफ से वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए, कि इसकी जो बीच में रिपल्सिव फोर्स है इस नेगेटिव चार्ज और इसमें, उसको ओवरकम करेगा ओ वर्क डन, ओ फोर्स, ओ एनर्जी इसको ओवरकम करेगी इनके बीच में जो रिपल्शन है। तो इस करके एनर्जी रिलीज इसमें क्या होती है, एनर्जी हमें देनी होती है। तो याद रखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो जनरली तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जनरली फर्स्ट केस में होता है, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। जब सेकंड टाइम हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब क्या होता है, अपने को एनर्जी देनी होती है, एनर्जी देनी होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना समझना था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और ये भी जनरली वैसे रिलीज ही कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऑर्बिट में तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना, तो अब इसके फैक्टर आप आराम से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो आपके पास एटम है, ठीक है ना, आपके पास एटम है, ये आपका एटम है। ठीक है, ये आपका एटम है, तो जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जितना जेड इफेक्टिव का मतलब क्या, कि न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, उतनी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा होगा। जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उतनी जल्दी तेजी से खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन को, तो उतना प्यार उससे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अब दूसरी बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। ये भी आराम से आप देख सकते हो। देखो जैसे पहले मान लो, तो इसको छोटा करते हैं पहले। ठीक है ना, हर एक का रीजन बताते जा रहा हूं, नहीं तो वैसे तो मैं चाहूं ऐसे भी निकाल सकता हूं, जैसे जनरली काफी बार हो जाता है। मेरे टीचर ऐसे ही करते थे, ऐसे निकाल देते थे, कोई रीजन बताते नहीं थे, कहते थे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखो इसका रीजन समझो पहले। तो चलो इसको एक रहने देते हैं अभी। देखो पहले मान लो ए है आपका, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपका है। तो अब इसमें देखो, अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है, तो इसमें ए दो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन दे रहे हैं, ए दो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन दे रहे हैं। अगर हम साइज इंक्रीज कर दें, अगर हम साइज इंक्रीज कर दें तो इधर भी इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तभी तो एक सेल था, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो ए अब इस शेल के इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेंगे, तो जितने ज्यादा शेल इंक्रीज होंगे, या तो जितने ज्यादा शेल इंक्रीज होंगे मतलब उतना ही ज्यादा साइज इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियाई में देखा भी था। कहां देखा था हमने? हाँ, एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। तो सिंपल सी बात, जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे उतना रिपल्शन इंक्रीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन एड अप होना है, मतलब उसको उतना धक्का मारा जाएगा कि तू ना आ मेरे पास, मेरे घर पे ना आ, ठीक है, उतना उसको उसके साथ काम खराब किया जाएगा, उससे फाइट की जाएगी, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया साइज के, कि साइज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता एटम की कम हो जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन से प्यार एटम का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिस करके न्यूक्लियस उसको अच्छी तरह खींच नहीं पाएगा, न्यूक्लियस उसको अच्छी तरह खींच नहीं पाएगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करें, और एक और, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के। तो और सिंपल है, देखो जब किसी एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन वो क्यों लेगा? सिंपल सी बात है। देखो नेचर एक बात को हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। नेचर हमेशा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी है। जब कभी स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से अगर आपको ऑब्टेन्ड हो रही है तो आप वो चीज कर देना, ठीक है ना। नेचर भी अपने आप को हमेशा स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे आपने भी देखा होगा अपने को इस साल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई कोविड-19 करके, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि कोविड-19 के कारण ही इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा सही हो गया। हमको तो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन्वायरमेंट ने, नेचर ने अपने आप को रीस्टेबलाइज किया, रीहील किया, अपने आप को हील अप किया फिर से। काफी लोगों ने, काफी महान लोगों ने बात बोली, ठीक है। तो नेचर अपने आप को अपने अकॉर्डिंग स्टेबल कर देता है, तो उसी तरह इसमें भी है। देखो जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन में हमने देखा था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो नाइट्रोजन में जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्यों चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करना बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो क्यों चाहेगा ये? इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की, कि अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत अच्छी खासी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होगा उसका सोचेगा मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं क्यों लूं इलेक्ट्रॉन, क्यों अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करूं। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ आपके वो हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और इधर लिखना भूल गया था शायद मैं, ठीक है, इधर नियोन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, ए भी है कोडल, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, इनमें भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, देखो सोचने वाला क्वेश्चन बन जाता है। देखो क्या है इसमें तो देखो नाइट्रोजन है, अभी हम नाइट्रोजन की बात करके हटे, इसमें बेरिलियम है और इसमें नियोन है, तो नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियोन है, ठीक है, नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियोन है। तो नियोन तो सबसे लास्ट में आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि नियोन क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट होती है, इसी करके तो हम उसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो नियोन की तो एफिनिटी होगी नहीं इलेक्ट्रॉन से। नाइट्रोजन की बेरिलियम से ज्यादा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, या ये भी कह सकते हो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, वैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन जब कंपैरिजन पूछेंगे फिर तो बताओगे ना कि इसकी लेने की चाहत इससे ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे तो देखें बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छी खासी स्टेबल है, ठीक है ना। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, ये भी अच्छी खासी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस करके आपका ए बना, ठीक है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लेकिन तब भी आपको जब कंपैरिजन पूछेंगे तब तो आप कुछ तो बताओगे,
ठीक है, तो आपको बताना होगा कि नाइट्रोजन अगर बाई चांस किसी भी तरीके से गेन भी हो रहा है तो नियोन तो नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है, ठीक है। और बात रही नाइट्रोजन और बेरिलियम में, तो नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस साइड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम की, ठीक है ना। वैसे तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, जो कि इसका रीजन मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है ना। एक ऑर्डर ए हो गया। अच्छा, एक और चीज है जो आपका सेकंड पीरियड होता है, एक सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। देखो जैसे हमें पता है कि डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, हमें पता है। आई होप जेड इफेक्टिव क्लियर। डाउन द ग्रुप आते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो इसमें तो देखो अब जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, मतलब डाउन जो, जैसे अपना बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम सबसे मतलब इनकी बात कर लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चलो मान लो इधर रखी है। तो अब ऐसा, अब जब डाउन द ग्रुप आते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। आपको पता है डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जब डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग तो जेड इफेक्टिव जब फ्लोरीन का ज्यादा होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा होता है, एक्सेप्शन नहीं है। फिर से बता रहा हूं, इसका रीजन है, उसको समझाता हूं क्या है। देखो रीजन क्या है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपका ए है, ठीक है, क्लोरीन आपका ए है। तो क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल्स हैं। उसमें क्या है, खाली ऑर्बिटल्स हैं क्लोरीन में, जो कि फ्लोरीन में नहीं है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के होने, अब देखो इसके पास पहले से ही घर ऑलरेडी हैं, कमरे हैं इसके पास, कमरे रखे हुए हैं, रूम है इसके पास जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा होती है फ्लोरीन से। इसी तरह बाकी जितने भी हैं सेकंड पीरियड, मतलब थर्ड, जो देखो क्लोरीन को किस पीरियड में लाई करता है, थर्ड पीरियड में। फ्लोरीन किस पीरियड में लाई करता है, सेकंड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड वाले जितने भी एटम हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वालों से। तो इसी तरह एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड में आता है। देखो हमने किया था, है ना, हमने किया भी था कि बैंगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थाली। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थाली, ये सब मैं आपको ऐसे पी ब्लॉक में कराऊंगा भी, तो आप देख सकते हो। वैसे क्या होता है, हमें पता है कि जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन एल्यूमिनियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इस करके इसकी स्टेबिलिटी, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आराम से बैठ सकता है, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये दो चीजें याद रखना, पूछ ली जाती है। तो इसी तरह कार्बन सिलिकॉन में भी कह सकते हो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन सल्फर पे भी कह सकते हो, ठीक है बात। तो आई होप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लियर हो, ठीक है। अब लास्ट रह गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूमेरिकल। आपके पूरे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस यही एक ऐसी चीज है जिसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझो। इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, नॉन बाउंडेड सिस्टम के लिए था। हमने कहा था ना आइसोलेटेड लेंगे, आइसोलेटेड जो दुनिया से अलग हो, अलग हमने कहीं जगह आइसोलेट करके रखा हुआ है, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए था। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बाउंडेड सिस्टम में होता है। बाउंडेड सिस्टम मतलब जैसे HCl, ठीक है, HCl, तो ये दोनों एक दूसरे से बाउंडेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से बाउंडेड हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फिनोमिना है वो बाउंडेड सिस्टम में होता है। तो क्या होता है, बाउंडेड सिस्टम में होता है। और ये भी कहते हैं, जो आप अच्छी बहुत फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे ना, फॉरेन ऑथर्स की बुक रीड करोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिलेटिव फिनोमिना है।
क्या है, वो एक रिलेटिव फिनोमिना है। हम दो मतलब रिलेट करके निकालते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेटिव देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि H और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम बोलते हैं Cl की, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेटिव फिनोमिना है एक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझो। टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एटम की टेंडेंसी, एटम की चाहत, ठीक है, एटम की टेंडेंसी, एटम का योग, ठीक है, उसका बाहुबल, ठीक है, एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। देखो जैसे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना होता है। तो एटम की टेंडेंसी आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो एक क्लोरीन क्या करता है, देखो वैसे आइडली क्या होना चाहिए था, आइडली जैसे आपका Cl है तो आइडली ऐसा होना चाहिए था कि बीच में ऐसे आराम से दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन क्लोरीन की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के तरफ ही दोनों अट्रैक्ट हुए होते हैं। तो वही होता है टेंडेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों में फर्क याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, और इसमें क्या है, बस खींच रहा है अपने तरफ के। देखो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही इधर है, हम कहीं बाहर से ले नहीं रहे हैं, बस उसको अपने तरफ खींच के रख रहा है, अपने तरफ खींच के रख रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्लियर है बात, ठीक है ना। इसका फैक्टर देख लो, फैक्टर बहुत इजी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, वेरी सिंपल, क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ को खींचेगा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो सिंपल सा बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत सिंपल, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा, बार बार विजुअलाइजेशन दे रहा हूं कि किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई जैसे पहले ये था, एटॉमिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा, ठीक है। एटॉमिक पहले आपका ये था और बाद में आपका ये हो जाएगा, मान लो एटॉमिक रेडियाई हमने इंक्रीज कर दिया। तो एटॉमिक रेडियाई जितना इंक्रीज होगा तो उतना साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लेने की चाहत डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीन्स लग जाएंगी, ऐसे शेल्स जैसी स्क्रीन्स लग जाएंगी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने इन तरफ इन्फ्लुएंस करने को रोकेंगी। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। सिग्मा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जेड इफेक्टिव के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो जैसे ये आता है क्वेश्चन इस पे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो या आपको देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp। आपको जिसको हाइब्रिडेशन नहीं आती मैं कराऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन अभी समझ लो, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन sp है, इसकी क्या है sp2, इसकी क्या है sp3, ठीक है, इसकी sp3 है। इसमें कितने परसेंट s कैरेक्टर है, इसमें कितने परसेंट एस कैरेक्टर है, इसमें 33% एस कैरेक्टर है। देखो क्यों, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल कितने हैं 1, पी ऑर्बिटल कितने हैं 3, तो टोटल 100% है। तो 100% का 100, देखो एक एस ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4, टोटल ऑर्बिटल 4 है, उसमें से एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, तो 1/4 हम ऐसी परसेंटेज निकालते हैं,
है ना, जितना अपना है और टोटल, ठीक है। तो 1/4, तो 1/4 एस करेक्टर है, 1/4% एस करेक्टर, 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 मतलब 25%, तो 25 एस करेक्टर होता है sp3 हाइब्रिडेशन में। अब इसकी बात करें sp2 की, तो sp2 है मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, s ऑर्बिटल कितना है 1, तो 1/टोटल, तो ये कितना आएगा आपका आएगा 0, है ना, इसमें आपका आएगा 0.33, इसमें आएगा 0 मतलब 33%, 33% इसमें आएगा, और इसमें आप देखोगे तो इसमें 50% आएगा, मतलब इसमें एस करेक्टर 50% है, इसमें 33% है, और इसमें 25% है। तो बात तो यही मेन रीजन है, इसी कारण होता है कि जो sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन दोनों के। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर पूछे कि किस, तो आपका ऑर्डर क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ए आएगा कि इसकी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, ठीक है, सबसे कम इसकी है। क्लियर है बात? तो इसको याद रखना, ठीक है, कि जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है बात? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर की, ये भी सिंपल सी बात है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, जैसे देखो, जैसे आपके पास मान लो कोई, चलो सिंपल ऐसे ले लेता हूं, ए है, एक ए पॉजिटिव है, एक आपके पास A2 पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका ए रहा, मान लो, ठीक है, A2 आपका इलेक्ट्रॉन ए है, तो मान लो, अच्छा इसमें वैसे तो ये हमने कटायन आयन ले लिया, वैसे चलो समझने के लिए ले लो, ऐसे आपको फैक्टर याद रह जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको फैक्टर याद रह जाएगा। देखो जैसे अगर हम बात करें ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो बताओ किस केस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिस केस में देखो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, वैसे समझा रहा हूं लेकिन हमने एग्जांपल वैसे गलत लिए है, ठीक है ना, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम के लिए होता है, लेकिन इससे आप फैक्टर समझ सकते हो इजीली तरीके से। देखो A2 पॉजिटिव और A पॉजिटिव में से, ठीक है, नहीं तो आप वैसे ये भी ले सकते हो FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, FeO और Fe2O3 भी ले सकते हो, इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, सिंपल सी बात यही करेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो सिंपल सी बात वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर की, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब इसके देखो गाइस, अब कुछ मैथमेटिकल बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के कुछ स्केल थे, कुछ साइंटिस्ट ने स्केल दिए थे, कुछ फॉर्मूले दिए थे, उसको हमने देखना है, ठीक है। पहला है पोलिंग स्केल। पोलिंग देखो वैसे 3 स्केल है, एक पोलिंग स्केल, एक मुलिकन स्केल और एक एलरेड-रोचव स्केल। सबसे जो ज्यादा एक्सेप्टेड स्केल है वो क्या है आपका पोलिंग स्केल, इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। देखो मैं चेंज लिखा ना, चेंज क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, एक दूसरे में रिलेट करके निकालते हैं, कंपैरिजन करके निकालते हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इक्वल टू 0.102, देखो बराबर होता है 0.102 इंटू अंडर रूट डेल्टा किलो जूल पर मोल। अगर हम SI यूनिट में लिखें, अगर हमें कैलोरी में आंसर, आपको उधर पूछा हो सकता है कैलोरी में भी जूल में भी, अगर कैलोरी में बात करें तो 0.208 अंडर रूट डेल्टा के किलो कैलोरीज में, ठीक है। अच्छा डेल्टा बात करें, डेल्टा क्या है, तो ये डेल्टा देखो, डेल्टा एक टर्म है जो है EAB, ठीक है। EAB क्या है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, इसको लिख लेना कहीं अपने नोट बना के, ये क्या है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पोलिंग स्केल किस पे बेस है, तो आप बोलोगे पोलिंग स्केल मतलब पोलिंग जो स्केल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वो बोन डिसोसिएशन एनर्जी पे बेस है, ठीक है, क्लियर बात है। तो डेल्टा आपका होगा EAB, मतलब बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ A एंड B, मतलब A और B के बीच में जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसको, कि इस बॉन्ड को स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये सब आपको दिया होगा, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ EAA प्लस EBB, EAA मतलब AA, एक AA
और बी भी, ठीक है, ए बी बी। तो ए इसकी बॉन्ड एनर्जी भी आपको दी होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी और इसकी भी। तो ऐसे आपको डेल्टा फाइंड कर लेना है कि डेल्टा बराबर होगा ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए प्लस ई बी बी। इसको आपसे डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा को बस आप इधर फॉर्मूले में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगी, चेंज इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पोलिंग, ठीक है, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये बस फॉर्मूले हैं, इसको आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो अब बात करें मुलिकन स्केल की। मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो थी वो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, ठीक है। इसके फॉर्मूला इसने अलग तरीके से फॉर्मूला बताया था। तो ये भी पूछ लेते हैं कि मुलिकन स्केल किस चीज पे डिपेंड करता है। मुलिकन स्केल का बेस क्या है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका बेस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। जब हमें किलो कैलोरी पर मोल में पूछा, देखो मैं सारे चीजें लिख के लेके आया हूं कि किसमें कैस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको एसआई यूनिट में भी पूछ सकते हैं, कैलोरी में भी, ईवी में भी। वैसे तो आप सब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको जूल पता है तो, क्योंकि आपको पता है जूल और कैलोरी में रिलेशन पता है आपको कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, और ऐसे ही आपको 1 जूल और 1 ईबी के बीच में रिलेशन भी पता है। लेकिन मैं तब भी लिख दिया कि आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आईपी प्लस ई डिवाइड बाय 2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो सॉरी अच्छा ईवी पर एटम था, ये तो इसका नीचे वाले का है। ईवी पर एटम, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कहा हो, अगर आपको एसआई यूनिट में कहा है मतलब किलो जूल पर मोल में, तो आईपी बाय ई बस नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी। इधर 2 था, ईवी में लिखेंगे तो 2, एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 540, एसआई यूनिट में 540, और अगर कैलोरी में कहें तो 125, कैलोरी में आएगा तो 125, ऊपर ये चीज तो सेम रहेगी, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ये मुलिकन स्केल था आपका। अच्छा, ए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एडवांस में खासकर। तो ए क्या है, एक्सपी। एक्सपी मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, पोलिंग स्केल और मुलिकन स्केल के बीच में, कि एक्सपी बराबर है एक्सएम बाय 2.8। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि स्केल, देखो स्केल का डिफरेंस है ना। जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन, ठीक है, लेकिन वो स्केल अलग है, वो स्केल अलग है। 0 डिग्री भी 273 केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन स्केल अलग अलग है। तो इसीलिए इनके वैल्यू में भी ये फर्क है। उधर 273 वर्ड हमने यूज किया है 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, स्केल में डिफरेंस देख सकते हो। तो एक्सपी बराबर है एक्सएम बाय 2.8 के, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, उसको एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद है एलरेड-रोचव स्केल। एलरेड-रोचव स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी, 0.744 प्लस 0.355 इंटू जेड इफेक्टिव बाय आर स्केल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले आपको जेड इफेक्टिव निकालना होगा। जेड इफेक्टिव के लिए आपको जेड माइनस सिग्मा मतलब सिग्मा निकालना होगा। तो इसको लॉन्ग लेंथ वाला है, ठीक है, फॉर्मूला। इसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो 2 मिनट से ज्यादा ही लगेंगे, क्योंकि जेड इफेक्टिव पहले आपको निकालना होगा, फिर कैलकुलेशन भी पॉइंट्स में करनी होगी, ठीक है। लेकिन अब करना तो है एलरेड-रोचव स्केल, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी तब भी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ए है। अच्छा, आर जो है आपका, जो आपने आर लेना है मतलब रेडियस लेना है, उसको आपने एंगस्ट्रॉम में लेना है। एंगस्ट्रॉम में मतलब 10⁻⁻10 की फॉर्म में, 10⁻⁻10 मीटर की फॉर्म में, ठीक है, इसके फॉर्म में आपको लेना है एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको पता हो, ठीक है, उस फॉर्म में आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपका एलरेड-रोचव स्केल होता है। अब ये तो यार फॉर्मूले हैं, तो आपको बता, इनकी भी डेरिवेशन कराने को भी तो हर जगह करा सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं समझ के आपको भी समझा सकता हूं, कहीं नेट पे तो मिल ही जाएगी, कहीं ना किसी बुक में मिल ही जाएगी, लेकिन आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक सिस्टमैटिक काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्केल याद रखने हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। इन सबसे ज्यादा चांस इसी के आने के होते हैं। हेनरी स्मिथ फॉर्मूला देखो क्या है, ए क्या है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर के लिए फॉर्मूला है, कि हमें किसी कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर बताना है। तो ए फॉर्मूला है 16 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स द स्केल।
3.5 डेल्टा एक्स द स्केयर। तो इसको याद रखना, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला सबसे ज्यादा आता है इस चैप्टर के अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। परसेंटेज आयनिक रिएक्टर क्या होता है, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स द स्केयर, ये स्केयर है, ठीक है ना। तो याद रखना, आई होप सब कुछ क्लियर है। क्या करना है, अगर आपको सिंपल सी बात, अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है तो कौन सा आप फॉर्मूला लगाओगे, पोलिंग स्केल वाला। अगर आपको आईपी और ईए दिया हुआ है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है, तो आप मोलिक्यूलर स्केल लगाओगे। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियाई दिया हुआ है, तो आप एलरेड-रोचेफ स्केल लगाओगे। और परसेंटेज आयनिक रिएक्टर पूछा है फिर तो वन एंड ओनली वन फॉर्मूला, ठीक है, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला लगाओगे आप परसेंटेज आयनिक रिएक्टर के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको कराने लायक है, सब कुछ हम कर चुके हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे इसके बाद और एंजॉय करेंगे पूरी इनऑर्गेनिक को। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।